सेंटर ऑफ मास लेक्चर 6। इस क्वेश्चन में ये इंक्लाइन प्लेन है जिसको बी से रिप्रेजेंट करें, उसका मास 2m दिया हुआ है और ये ए ब्लॉक है m मास का, उसको यहाँ से ड्रॉप करते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है ए का एक्सेलरेशन क्या होगा, बी का एक्सेलरेशन क्या होगा और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो m मास का ब्लॉक है इस पे नीचे mg फोर्स लगता है, इस डायरेक्शन में mg cos थीटा लगता है और इस डायरेक्शन में mg sin थीटा फोर्स लगता है। तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है वो लगेगा g sin थीटा। ठीक है, तो a में एक्सेलरेशन निकालना है तो वो हो जाएगा g sin थीटा, g का वैल्यू 10 होता है और थीटा 37 डिग्री दिया हुआ है और मास 10 kg है, तो 10 sin 37 डिग्री इक्वल टू 6 आ गया। और b क्योंकि डेस्टी पे है तो एक्सेलरेशन b में 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट से अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा, दोनों इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ पे ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, तो इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो जाएगा a cos थीटा और नीचे हो जाएगा a sin थीटा। ठीक है, अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, a एक्सेलरेशन जो है वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो माइनस a cos थीटा i कैप माइनस a sin थीटा j कैप हो गया। ठीक है, तो 6 यहाँ लिख देंगे तो माइनस 6 cos 37 डिग्री आई कैप माइनस 6 sin 37 डिग्री जे कैप, तो माइनस 24/5 आई कैप माइनस 18/5 जे कैप आ गया। ठीक है, और ये जो है इसका वेक्टर फॉर्म में आ गया। इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो √900/25 मतलब √36 आ जाएगा जो कि 6 के इक्वल होगा। ठीक है, और बी का एक्सेलरेशन निकालना है तो वो तो 0 हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो उसको जो है नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम निकालना है, तो ए में एक्सेलरेशन आ चुका है, बी में आ चुका है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए एंड बी मतलब सिस्टम का निकालना है सेंटर ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो वो हो जाएगा, उसका फॉर्मूला होता है mn इंटू a1 प्लस m2 इंटू a2 अपॉन m1 प्लस m2, तो m इंटू a1 प्लस 0 क्योंकि ये तो 0 है अपॉन m प्लस 2m, तो mm कट गया तो एक्सेलरेशन को 3 से डिवाइड कर देना है, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा -8/5 आई कैप माइनस 6 जे कैप बाई 5। ठीक है, अब अगर नॉर्मल वाई वाल निकालना है तो उसको एक तरीके से ऐसे निकाल सकते हैं कि ये पूरा जो है सिस्टम मान लेंगे। ठीक है, तो ये इंक्लाइन प्लेन है 2m मास का और ये है m मास का, तो 3m मास हो गया और इस पे जो फोर्स लगेगा वाल जो है, क्योंकि वाल इसके कांटेक्ट में तो इस पे नॉर्मल वाई वाल लगेगा। ठीक है, और ये जो आई कैप है x, अगर x में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है, x में अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है मतलब एफ नेट भी कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो मास है 10 kg, तो नॉर्मल बाई वाल क्या हो जाएगा, नॉर्मल बाई वाल जो है यही फोर्स x डायरेक्शन में लग रहा है, तो F इक्वल टू m है तो 3m इंटू 8/5, तो 13 टू 8/5 48 न्यूटन जो है नॉर्मल बाई वाल आ गया। ठीक है, यहाँ पे 8/5 इसलिए लिखें क्योंकि 8/5 आई कैप में x में फोर्स लग रहा है नॉर्मल बाई वाल। ठीक है, नेक्स्ट अब सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है कि फाइंड नॉर्मल फ्रॉम वाल और नॉर्मल फोर्स फ्रॉम ग्राउंड ऑन वेज निकालना है। ठीक है, तो इसको देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे ये जो m मास का ब्लॉक है, m मास का जो ब्लॉक है इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन g sin थीटा है और नीचे mg लगता है, इस डायरेक्शन में mg cos थीटा और इस डायरेक्शन में mg sin थीटा फोर्स लगता है। ठीक है, और इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है और क्योंकि ये कांटेक्ट में तो ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगेगा, तो y में इक्विलिब्रियम में है पार्टिकल, तो n इक्वल टू mg cos थीटा आ गया। ठीक है, n इक्वल टू mg cos थीटा आ गया। अब इस वेज में फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये जो वेज है इस पे, क्योंकि ये वाल के कांटेक्ट में, दीवार के कांटेक्ट में, तो एक तो नॉर्मल बाई वाल इस पे लगेगा कांटेक्ट के कारण। ठीक है, अब और ये जो m मास का ब्लॉक है ये भी इस पे नॉर्मल फोर्स लगाएगा, तो इस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगेगा। ठीक है, और अगर ये ऐसे पैरेलल लाइन है तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो अगर इस लाइन के पैरेलल ये पैरेलल लाइन खींचेंगे तो ये अगर थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, ये पूरा 90 है तो ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक नॉर्मल फोर्स लगा रहा है इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा n cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा n sin थीटा। ठीक है, तो अब फोर्स को इक्वेट करना है, तो इस इधर लग रहा है नॉर्मल बाई वाल और y एक्सिस में, और इधर x एक्सिस में इधर लग रहा है नॉर्मल sin थीटा, तो लेफ्ट वाला फोर्स इक्वल टू राइट वाला फोर्स हो जाएगा, तो n sin थीटा इक्वल टू n वाल आ गया। ठीक है, अब n का वैल्यू mg cos थीटा निकाल चुके हैं तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो mg cos थीटा इंटू sin थीटा इक्वल टू n वाल, तो n वाल का वैल्यू 48 आ गया जो कि हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं, 48 न्यूटन निकाल चुके हैं। ठीक है, ये निकाले थे 48 न्यूटन, तो इस अब फिर से जो है नॉर्मल बाई वाल 48 न्यूटन आ गया। अब नॉर्मल बाई ग्राउंड निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे ये जो वेज है ये नीचे अपना वेट लगा रहा है 2mg और इस पे ग्राउंड के कांटेक्ट में है, तो ये नॉर्मल बाई ग्राउंड लग रहा है। ठीक है, जो कि हम लोग को फाइंड करना है, और नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है n cos थीटा, तो नीचे वाला फोर्स हो गया n cos थीटा और 2mg और ऊपर वाला फोर्स हो गया
नॉर्मल अप्लाइड बाई ग्राउंड, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, नीचे वाला इक्वल टू ऊपर वाला है, तो एन कॉस थीटा प्लस 2mg इक्वल टू नॉर्मल बाई ग्राउंड। अब नॉर्मल बाई ग्राउंड इक्वल टू एन का वैल्यू mg कॉस थीटा लिख देंगे, तो mg कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2mg, तो वो आ गया 264। तो 264 न्यूटन जो है वो आंसर हो जाएगा नॉर्मल अप्लाइड बाई ग्राउंड, नॉर्मल अप्लाइड बाई ग्राउंड, नॉर्मल फोर्स फ्रॉम ग्राउंड ऑन वेज जो है उसका आंसर आ गया 264 न्यूटन। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट, अब इसमें जो है एडवांस का भी कॉन्सेप्ट लग सकता है कि ये नॉर्मल का इधर कंपोनेंट हो गया एन कॉस थीटा, इधर हो गया एन साइन थीटा। ठीक है, फोर्स का लग जाएगा इधर mg कॉस थीटा एम जी साइन थीटा ऊपर नॉर्मल इंक्लाइन प्लेन में। तो अगर यहाँ पे वाल की जगह अगर स्प्रिंग होता, स्प्रिंग अगर होता, वाल की जगह अगर स्प्रिंग होता, तो यहाँ पे फोर्स अप्लाइड बाय स्प्रिंग जो है उसको kx आ जाता और उसको इक्वेट कर देते। ठीक है, kx इक्वल टू 48 कर देते। और अगर यहाँ पे वेइंग मशीन रख देते तो वेइंग मशीन का रीडिंग अगर पूछ जाए तो वो रीडिंग जो है वो नॉर्मल अप्लाइड बाई ग्राउंड हो जाता, जो कि 264 के इक्वल आता। ठीक है, तो ये दोनों एडवांस का कॉन्सेप्ट हो गया कि ऐसे भी पूछा जा सकता था इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब ये 10 kg मास ऑफ पार्टिकल है, ये रेस्ट पे है इनिशियली। ठीक है, और ये जो है ब्रेक कर जाता है 9 kg और 1 kg में। 1 kg वाले का आगे की तरफ 90 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी और इसका इस रेस्ट में कौन क्या वेलोसिटी है पूछ रहा है। तो एफ नेट एक्सटर्नल 0 है, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम पी आई इक्वल टू पी एफ, तो 0 इक्वल टू 1 इंटू 90 माइनस अपोजिट डायरेक्शन 9 इंटू वी, तो वी जो है 10 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 60 kg का प्लेटफॉर्म है और इस पर एक आदमी है, उसका मास जो है वो 30 kg है। ठीक है, उसका मास 30 kg है और ये जब आगे जाता है ये इस पर से कूद जाता है, हवा में कूद जाता है, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है और ये इसका तो मास 60 kg है प्लेटफॉर्म का। तो एफ नेट एक्सटर्नल 0 है, तो पी आई इक्वल टू पी एफ, तो इनिशियली रेस्ट पे था, तो 0 इक्वल टू 30 इसका मास है और इसका वेलोसिटी है 5, तो 30 इंटू 5 माइनस ये हम लोग अगर ज़मीन पे चलते हैं तो जैसे जैसे हम लोग चलते हैं हम लोग ग्राउंड को पीछे धकेलते हैं तभी हम लोग आगे जाते हैं। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ मोशन के अनुसार। तो ये जब इस पर से कूदा है तो प्लेटफॉर्म भी पीछे जाएगा। ठीक है, वो विजुअल नहीं होगा लेकिन जाएगा तो पीछे, तो इसका पीछे के डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा प्लेटफॉर्म का, तो -16 टू वी, तो वेलोसिटी जो है 2.5 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, तो ये चलने वाला कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट था कि अगर इस पर से कूदेंगे, जैसे कार पर से कूदेंगे तो कार पीछे जाएगा, आदमी आगे जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, जैसे ये बंदूक वाला जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये गन है, इसका मास जो है 10 kg है, गन का टोटल मास जो है वो 10 kg है रेस्ट पे। ठीक है, और इससे बुलेट फायर करते हैं, तो बुलेट का जो मास है वो है 100 ग्राम और बुलेट का आगे की तरफ वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड। तो बंदूक का पीछे की तरफ वेलोसिटी क्या होगा, तो यहाँ पे रिकॉइलिंग ऑफ गन वाला होगा पी आई इक्वल टू पी एफ, तो इनिशियली रेस्ट पे था, तो 0 इक्वल टू इसका यहाँ पे 100 ग्राम है तो 0.1 kg इंटू 100 ये हो गया बुलेट का, और बंदूक का जो है माइनस इसका पीछे का डायरेक्शन में है, तो ये 2 kg का गन था और 100 ग्राम का बुलेट था, तो गन का मास क्या हो गया 2 माइनस 0.1 जो कि 1.9 है, तो 1.9 इंटू वी, तो उसका गन का वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, अगर ये कॉन्सेप्ट है कि अगर एफ नेट 0 है इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास 0 होगा और वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास कांस्टेंट है, इसका मतलब अगर इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास 0 है, तो अगर इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट है तो फाइनली भी सेंटर ऑफ मास रेस्ट ही पे होगा। मतलब इनिशियली अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है तो फाइनली भी सेंटर ऑफ मास रेस्ट ही पे होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास जो है कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब जो पहले है वही बाद में होगा, मतलब वी आई अगर 0 है सेंटर मास का तो वी एफ वी है वो 0 होगा। ठीक है, और अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे एफ नेट एक्सटर्नल 0 है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर मास जो है वो भी 0 होगा। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर मास का फॉर्मूला होता क्या है, m1 इंटू d1 प्लस m2 इंटू d2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि सेंटर मास रेस्ट पे तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर मास को 0 का इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन सब देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया, ये 40 kg जो है, ये 40 kg का ये प्लेटफॉर्म है, इस पे आदमी है, उसका मास जो है 20 kg है, अभी सब रेस्ट पे है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया प्लेटफॉर्म पे, और ये जो ये प्लेटफॉर्म का लेंथ दिया हुआ है 10 मीटर और यहाँ पे फ्रिक्शन 0 है। तो पूछ रहा है बॉय स्टार्ट वॉकिंग ऑन प्लेटफॉर्म एंड रीचेस एट पॉइंट बी, ए से बी जो है ये लड़का वॉक करके जाता है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर मास, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर मास पूछ रहा है और 40 kg प्लेटफॉर्म के डिस्प्लेसमेंट सेंटर मास पूछ रहा है। ठीक है, और या तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकता है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो इसमें बुक वाला मेथड तो ये हो जाएगा, बुक में जो मेथड दिया जाता है बुकिस मेथड तो ये हो जाएगा कि मान लेते हैं प्लेटफॉर्म पीछे एक्स गया। ठीक है, क्योंकि ये जब इस पे चलेगा, जब आदमी चल देगा प्लेटफॉर्म पे तो आदमी आगे जाएगा प्लेटफॉर्म पीछे जाएगा। ठीक है,
तो मान लेते हैं बुक कि प्लेटफॉर्म पीछे एक्स गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर मास जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर मास जीरो हो गया, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर मास जीरो आया कैसे, इसी को समझना है कि मास प्लस प्लेटफॉर्म को जो है हम लोग एक्स एक्सिस में मान लेते हैं, क्योंकि ऊपर लगे नॉर्मल नीचे लगे एम जी, तो इसमें इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और मास प्लस प्लेटफॉर्म को अगर सिस्टम मान लेंगे एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है, तो यहाँ पे ये वाला अप्लाई हो जाएगा कि नेट एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है, मतलब एफ नेट एक्सटर्नल जीरो हो गया, तो एक्सलेशन ऑफ सेंटर मास जीरो होगा, वेलोसिटी सेंटर मास कांस्टेंट होगा, ठीक है। और सेंटर मास अगर रेस्टिव पे है तो ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर मास जीरो होगा, ठीक है। और इसको जब इक्वेट करते हैं तो ये जो m1 प्लस m2 है ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है जीरो से, और फाइनली m1d1 प्लस m2d2 है जो वो जीरो आ जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मास प्लस प्लेटफॉर्म को मान लिए एफ नेट एक्सटर्नल जीरो है, तो डिस्प्लेसमेंट सेंटर मास जीरो आ गया। अब m1d1 प्लस m2d2 जीरो आ गया, ठीक है। तो आदमी लड़का का मास है 20 और ये प्लेटफॉर्म जो है वो पीछे जा रहा है x और ये आगे जा रहा है 10। प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा है x, ये आगे जा रहा है 10, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो 10 माइनस एक्स हो गया, प्लस 40 इंटू प्लेटफॉर्म तो पीछे जा रहा है तो माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, तो x का वैल्यू 10/3 आ गया, तो 10/3 मीटर इसका आंसर आ गया, 10/3 मीटर इसका आंसर आ गया, ठीक है। और अब अपना मेथड जो है यहाँ पे अप्लाई करेंगे, प्लेटफॉर्म को जो है आगे मान लेंगे कि प्लेटफॉर्म जो है वो प्लेटफॉर्म आगे एक्स गया, प्लेटफॉर्म आगे एक्स गया, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर मास जो है जीरो हो जाएगा, देयरफॉर m1d1 प्लस m2d2 इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो और रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, तो दोनों अगर पॉजिटिव है, दोनों अगर आगे सेम डायरेक्शन में है तो प्लस होगा, और एक आगे एक पीछे अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस होगा, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म भी आगे x से जा रहा है और आदमी भी 10 से जा रहा है, तो 20 इंटू 10 प्लस एक्स प्लस 40 इंटू प्लेटफॉर्म आगे x से जा रहा है, तो इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, तो x का वैल्यू माइनस 10/3 आ गया। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर मास जो है पीछे के डायरेक्शन में, माइनस जो है ये डायरेक्शन को दिखाएगा, तो पीछे की तरफ 10/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, 10/3 मीटर आ जाएगा, 10/3 मीटर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाला मेथड को हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये वाला को नहीं करेंगे, मतलब मान के चलना है कि प्लेटफॉर्म जो है वो आगे x गया, प्लेटफॉर्म आगे x गया, इसको हम लोग मानेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में ये 20 kg का प्लेटफॉर्म है, ये 10 मीटर है इसका लेंथ, और यहाँ पे एक आदमी है 60 kg का, एक आदमी है 150 kg का, ठीक है। इफ बोथ स्टार्ट मूविंग, बॉय रीचेस एट पॉइंट बी, बॉय जो है ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, तो इफ बोथ स्टार्ट मूविंग, तो बॉय रीचेस एट पॉइंट बी, बॉय जो है ये 5 बी पॉइंट पे चल जाता है, एंड गर्ल रीचेस एट पॉइंट सी, ये 150 kg वाली गर्ल है, तो ये पॉइंट सी पे आ जाती है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर मास प्लेटफॉर्म निकालना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि प्लेटफॉर्म आगे एक्स गया, प्लेटफॉर्म आगे एक्स गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर मास इक्वल टू जीरो, तो m1d1 प्लस m2d2 प्लस m3d3 इक्वल टू जीरो। तो ये अगर 10 है तो ये इसका मिड हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो लड़का यहाँ तक गया, तो 60 इंटू प्लेटफॉर्म एक्स गया है और लड़का 5 गया है, तो 60 इंटू एक्स प्लस 5 रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया, प्लस 150 वाली जो लड़की है ये इसका प्लेटफॉर्म जो है वो आगे गया x और ये आगे गई 10, तो 150 इंटू एक्स प्लस 10 हो गया, प्लस 20 इंटू प्लेटफॉर्म आगे x गया, तो 20 इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जैसे ये 2m मास का प्लेटफॉर्म है, इसका l लेंथ है, और ये आदमी जो है इस पे m मास है, इसका रेस्ट पे है, तो मैन रीचेस अनदर एंड ऑफ प्लेटफॉर्म, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेटफॉर्म निकालना है। तो मान लेते हैं कि प्लेटफॉर्म आगे की तरफ x जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर मास इक्वल टू जीरो, m1d1 प्लस m2d2 इक्वल टू जीरो, तो ये मास m इंटू एल प्लस एक्स प्लस 2m जो कि है प्लेटफॉर्म का मास इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, तो x का वैल्यू माइनस l/3 आ गया, मतलब पीछे की तरफ l/3 आ गया, ठीक है। अब यही अगर वेज वाले में आ जाए, जैसे ये वेज है, ठीक है, इसमें वाल नहीं दिए, वेज दिए, इसका हाइट h है, इसका हाइट l है, नहीं इसका हाइट h है, इसका लेंथ l है, और ये m मास का ब्लॉक है, ठीक है, और ये 2m इसका मास है। तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज v व्हेन ब्लॉक रीचेस एट लोएस्ट पॉइंट। तो जब ब्लॉक जो है इधर आता है तो नॉर्मल लगता है इस डायरेक्शन में n sin थीटा, नीचे लगता है n cos थीटा, तो रियली में तो इधर लगता है नॉर्मल। तो अगर ये जब नीचे आएगा ये ब्लॉक, तो वेज को जो है वो पीछे धकेलेगा, ठीक है। लेकिन मान के हम लोग चलेंगे कि लेट बी आगे x गया, मतलब वेज जो है वो आगे x गया, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर मास जीरो, तो m1d1 प्लस m2d2 इक्वल टू जीरो, तो m इंटू एल प्लस एक्स, ये l लेंथ है, और वेज जो है आगे x जा रहा है, तो m इंटू एल प्लस एक्स हो गया, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इसका l प्लस एक्स, प्लस ये 2m है आगे x गया, तो 2m इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू माइनस l/3 आ गया, ये सेम है, ये भी आ गया, ठीक है।
तो -L/3 इसका आंसर हो गया, मतलब पीछे की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा -L/3। ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। तो लेक्चर 6 कंप्लीट हो गया, थैंक यू।